हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वर्क के बारे में। वर्क मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी from one object to another object. That is what transfer of energy. Scientifically, beta, work is equal to force dot displacement, and it is equal to Fs cos theta, and it is equal to Fs cos theta. तो बेटा आपका मस्कुलर वर्क, आपका माइंड वर्क, आपका मेंटल वर्क और आपका लेबर साइंटिफिक वर्क में कई बार काउंट नहीं होगा। सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना चाह रहे हो और ऑब्जेक्ट आपका मोशन में नहीं आता है, आपको स्वेटिंग हो जाती है, आपकी मस्कुलर एनर्जी वहाँ वेस्ट होती है, आपकी बॉडी से एनर्जी निकलती है, बट वो एनर्जी बेटा ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो वहाँ पर आपका जो मस्कुलर वर्क है वो बेटा बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, वो साइंटिफिक वर्क में काउंट नहीं होगा। इन रियलिटी आपने वहाँ पर वर्क किया है, आपकी मस्कुलर एनर्जी वहाँ लूज हुई है, वेस्ट हुई है, तो वहाँ पर आपने काम तो किया है बट वो साइंटिफिक वर्क में काउंट नहीं हो रहा। तो इसी टाइप से आप अगर 3 to 4 आवर्स के लिए किसी इवेंट के बारे में सोचोगे कि इवेंट कैसे होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या आपको अरेंजमेंट करना है, तो अगर आप माइंड वर्क करोगे, वर्कआउट करोगे किसी इवेंट को लेकर और आप वहाँ पर टाइम डिवोट करोगे किसी इवेंट के अरेंजमेंट को लेकर, तो आप उसके लिए सोचोगे, उसके लिए एक फ्रेम बनाओगे, उसके लिए प्रॉपर पेपर वर्क करोगे, तो बेटा वहाँ भी आप माइंड वर्क कर रहे हो, वहाँ भी आपका साइंटिफिक वर्क डन 0 हो जाएगा। क्योंकि बेटा साइंटिफिक वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? साइंटिफिक वर्क डन डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया है और ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इट मीन्स जो आपकी एनर्जी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में मोशन लेके आ रही है नहीं आ रही है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर बेसिकली वर्क डन वो काउंट होगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आएगा या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी। तो साइंटिफिक वर्क डन आपके सामने है, दैट इज Fs cos थीटा। हाँ बेटा, वर्क डन 3 टाइप्स का हो सकता है। नाउ पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, 0 वर्क डन। तो बेटा पॉजिटिव वर्क डन में क्या होगा? when any object dropped from a height on ground, तो बेटा यहाँ चेक करो, यहाँ ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ होगा? डाउनवर्ड होगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा? डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर वर्क डन का फार्मूला क्या आएगा? दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री। यहाँ पर बेटा फोर्स कौन सा लोगे आप? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लोगे आप यहाँ पर फोर्स, तो यहाँ पर वर्क डन बाय द वेट ऑफ बॉडी क्या होगा बेटा? mg, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी दैट इज mg, इंटू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी h, कॉस 0 बेटा +1 हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करोगे तो अगर हम वहाँ पर वर्क डन बाय इट्स ऑन वेट निकालेंगे कि ये बॉडी अगर
वेट कैरी कर रही है, तो इसके वेट के थ्रू यहाँ पर कितना वर्क डन होगा, ये वेट यहाँ पर, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर कितना वर्क डन करेगा। तो वर्क डन का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो बेटा चेक करो, इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, और हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। तो आप चेक कर सकते हो, वेट भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द वेट कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ हियर वर्क डन बाय द वेट इज पॉजिटिव प्लस mgh। तो बेटा आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की और ऑब्जेक्ट के पास बेटा मोशन भी आया। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स है, यहाँ पर आपका जो फोर्स है, ये फोर्स बेटा दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पर रियलिटी में काम कर रहा है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन भी प्रोड्यूस कर रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को भी चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिली, वो एनर्जी बेटा यहाँ पर वो एनर्जी बेटा साइंटिफिक वर्क डन में काउंट हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के पास बेटा एनर्जी है, वो एनर्जी आपकी यहाँ पर साइंटिफिक वर्क डन में काउंट हो रही है। बेटा आप चेक कर सकते हो कि इस हाइट पर ऑब्जेक्ट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो बेटा पोटेंशियल एनर्जी किस में काउंट हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में काउंट हो रही है। इसका मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्क डन का मीनिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट मीन्स यहाँ पर एनर्जी आपकी वर्क डन में ट्रांसफर हो रही है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर एनर्जी आपकी वर्क डन में काउंट हो रही है। तो अब इसी टाइप से हम स्टडी करेंगे नेगेटिव वर्क डन। बेटा नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा, हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो करेंगे, तो आप चेक करो, अब इस केस में अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है बेटा, और इसका वेट कहाँ होगा, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा हर बॉडी को नीचे पुल करती है। तो अब चेक करो mg और h में बोलो बेटा कितना एंगल बनेगा, दैट इज 180। तो बेटा यहाँ पर वर्क डन बाय द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, mg, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज 180। नाउ mg into displacement into -1. Now work done is equal to minus mgh. Now this is negative work done. Now zero work done. बेटा जीरो वर्क डन का मीनिंग है, अगर आप प्लेनेटरी मोशन को डिस्कस करोगे, तो अगर अर्थ के अराउंड मून इस टाइप से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ये अर्थ है, और अर्थ के अराउंड बेटा मून अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, तो चेक करो अर्थ मून के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगी, अर्थ मून के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल होगा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा वो बिल्कुल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल होगा। अर्थ बेटा मून को अपनी तरफ पुल करेगी। अब चेक करो, जो अर्थ का पुलिंग फोर्स यहाँ बनेगा मून के ऊपर, तो बेटा ये जो पुलिंग फोर्स होगा, ये पुलिंग फोर्स बेटा किसको देख रहा है, किसकी तरफ आ रहा है, बेटा ये सेंटर की तरफ आ रहा है। तो अगर ये सेंटर की तरफ आएगा, तो बेटा इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या नेम होगा, इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा ये मून का मोशन है अराउंड अर्थ। तो मून इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड अर्थ due to force of gravitation applied by earth on moon, and force of gravitation has direction toward center. Now it is known as centripetal force. तो बेटा ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन मून का, ये है इसकी लीनियर वेलोसिटी, और जहाँ इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वहीं पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। आप चेक कर सकते हो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में बेटा यहाँ पर कितना एंगल है, दैट इज 90 डिग्री। तो आप चेक करो, यहाँ पर अगर मैं वर्क डन निकालूंगा बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बेटा क्या आंसर आएगा, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स cos 90 बेटा 0 हो जाएगा। नाउ Fs into 0, now work done becomes 0। तो बेटा इसी टाइप से अगर आप न्यूक्लियस के अराउंड
इलेक्ट्रॉन के मोशन को टेस्ट करोगे कि इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अराउंड अगर ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। और ये फोर्स बेटा किसको देखेगा, ये फोर्स बेटा सेंटर को देखेगा। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के साथ बेटा एंगल 90 बनाएगा। तो यहाँ पर ये आपका अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स हमें वर्क डन कैसा देगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा हमें वर्क डन 0 देगा। आप चेक कर सकते हो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेटा जब भी फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री बनेगा तो उस केस में बेटा हमेशा आपको वर्क डन की वैल्यू 0 मिलेगी। तो बेटा अगर कोई कुली आपके लगेज को अपने हेड पर रखकर प्लेटफॉर्म पर मूव कर रहा है तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि कोई कुली अगर अपने हेड पर सूटकेस रखेगा और फिर प्लेटफॉर्म पर चलेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और बेटा सूटकेस का वेट और कुली का वेट कहाँ होगा, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ पर वेट में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बनेगा, दैट इज 90। तो बेटा यहाँ भी वर्क डन बाय द वेट ऑफ कुली और वर्क डन बाय द वेट ऑफ सूटकेस आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। तो बेटा इस टाइप से आपने नेगेटिव वर्क डन को डिस्कस किया, इस टाइप से आपने पॉजिटिव वर्क डन को डिस्कस किया और इस टाइप से आपने 0 वर्क डन को डिस्कस किया। तो बेटा इस टाइप से साइंटिफिक वर्क डन को हम अलग अलग साइन प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वैल्यू 0। तो बेटा अब चेक करते हैं वर्क डन कैसी क्वांटिटी है। वर्क डन बेटा कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। बेटा इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, इसकी SI यूनिट होगी बेटा जूल। तो अभी लिखते हैं इसके बारे में, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ work done is scalar quantity। इसकी SI यूनिट क्या होगी, जूल। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स 1 जूल is equal to 1 Newton into 1 मीटर। तो हम 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, whenever we applied a force 1 Newton on any object and it displaced through a distance of 1 meter, then 1 joule of work has been done on that object, So 1 joule of work has been done on that object, or we can say that 1 joule of work is to be done, is said to be done। तो यहाँ पर 1 जूल ऑफ वर्क आपका पॉसिबल होगा अगर आप 1 न्यूटन लगाओगे फोर्स बॉडी पर, और अगर बॉडी आपकी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कैरी करती है, 1 मीटर डिस्टेंस वो कैरी करती है, देन 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन। तो बेटा इस टाइप से हम 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं। So this is SI unit of work done। अब बेटा इसी टाइप से इसकी CGS यूनिट हम निकाल सकते हैं। CGS यूनिट कैसे निकालेंगे, CGS यूनिट का मीनिंग अर्ग बोलेंगे बेटा उसको। अर्ग 1 अर्ग किसके इक्वल होगी, 1 अर्ग इक्वल टू 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो बेटा ये डायन आपकी फोर्स की CGS यूनिट है, it is CGS यूनिट ऑफ फोर्स, और 1 सेंटीमीटर आपकी CGS यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप से आपको CGS यूनिट में
CGS यूनिट में और SI यूनिट में बेटा डिफरेंस मिलेगा, तो हम CGS यूनिट और SI यूनिट को अब इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। SI सिस्टम में वर्क डन की यूनिट होगी जूल और CGS में होगी अर्ग। तो बेटा अब आगे चलते हैं, बेटा। Now we have found simple formula of work done, and work done is equal to dot product of force and displacement. Now it is dot product of force and displacement. Now it is dot product of force and displacement. तो बेटा अगर हमें फोर्स गिवन हो लाइक 2i कैप 3j कैप 6k कैप, हमें डिस्प्लेसमेंट भी गिवन हो 4i कैप 6j कैप प्लस 10k कैप, तो बेटा हम यहाँ पर वर्क डन निकाल सकते हैं। F डॉट एस करेंगे, तो F डॉट एस करोगे तो सिंपल है, I से I मल्टीप्लाई होगा, I डॉट I 1 हो जाएगा, J डॉट J 1 हो जाएगा, K डॉट K 1 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। तो बेटा अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 8 प्लस 78 क्या आंसर आएगा वर्क डन का, आप चेक कर सकते हो बेटा। 8 प्लस 78 क्या आंसर आएगा वर्क डन का, तो सिंपल वे से आप इसको काउंट करोगे, दैट इज 86 जूल, दैट इज 86 जूल। तो बेटा 86 जूल आपका यहाँ पर वर्क डन बनेगा। नाउ दिस इज कैलकुलेटेड वर्क डन एंड इट इज इक्वल टू 86 जूल। तो ऑब्जेक्ट को आपने ये फोर्स प्रोवाइड कराया और फिर ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और फिर आपके पास वर्क डन की वैल्यू ये आई, वर्क डन गिवन बाय दिस अप्लाइड फोर्स एंड इट इज 86 जूल। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड work done by variable force। तो बेटा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मीनिंग है कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, लाइक F इक्वल टू 10 न्यूटन, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है लाइक F इक्वल टू 10 न्यूटन और आपको डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, लाइक 10 मीटर, तो आपको सिंपली वर्क डन का फार्मूला यहाँ लगाना है F डॉट एस। अब बेटा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो उस केस में सिंपल फार्मूला लगेगा F डॉट एस। नाउ इट इज 10 इंटू 10, इट इज 100 न्यूटन। तो बेटा अगर आपको सिंपली कांस्टेंट फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को। और अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग नहीं है, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के पैरेलल नहीं है, तो बेटा वहाँ पर वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वर्क डन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी पैरेलल है तो वर्क डन बेटा आपका माइनस एफ एस आ जाएगा, वर्क डन आपका माइनस एफ एस आ जाएगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो अगर ये दोनों एंटी पैरेलल हैं तो बेटा नेगेटिव साइन आएगा, परपेंडिकुलर हैं तो 0 आ जाएगा वर्क डन, और अगर पैरेलल हैं तो बेटा सिंपली 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो फोर्स अगर हमें गिवन है कांस्टेंट, अब फोर्स कई बार आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा इस टाइप से, अगर हमें फोर्स गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है दैट इज 10k कैप, तो बेटा चेक करो अब यहाँ पर
फोर्स आपका एक्स वाई प्लेन में है। आप चेक कर सकते हो बेटा फोर्स किस प्लेन में है। आई कैप का मीनिंग एक्स एक्सेस, जे कैप का मीनिंग बेटा वाई एक्सेस, और बेटा डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट आपका 10k कैप, डिस्प्लेसमेंट आपका अलोंग प्लस जेड एक्सेस के अलोंग है। आप चेक कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस जेड एक्सेस के अलोंग है। तो बेटा यहाँ चेक करो, यहाँ फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बनेगा 90, क्योंकि बेटा आई कैप परपेंडिकुलर टू के कैप, जे कैप परपेंडिकुलर टू के कैप। तो बेटा यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, चेक कर सकते हैं हम, 2i कैप प्लस 4j कैप डॉट 10k कैप, i डॉट के 0, j डॉट के 0। तो बेटा वर्क डन आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो बेटा इस टाइप से अगर हमें कांस्टेंट फोर्स गिवन हो तो हम इजीली वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इजीली वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो बेटा अगर हमें फोर्स की वैल्यू वेरिएबल गिवन हो, फोर्स अगर किसी और फैक्टर पर डिपेंड करेगा, फोर्स अगर किसी और फैक्टर पर डिपेंड करेगा और वो फैक्टर अगर बेटा कोई भी वैल्यू कैरी करेगा तो बेटा फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज होगी। सपोज करो फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है कि अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। इसका मीनिंग डिस्प्लेसमेंट जब भी चेंज होगा तो बेटा फोर्स में चेंज आएगा। इट मीन्स फोर्स अगर किसी फैक्टर पर डिपेंड करेगा तो अगर वो फैक्टर आपका वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अगर चेंजेबल है तो बेटा फोर्स की वैल्यू भी चेंजेबल हो जाएगी, फोर्स भी आपका वेरिएबल हो जाएगा। लाइक अगर हमें फोर्स गिवन है x² प्लस x प्लस 1 न्यूटन और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 मीटर टू 2 मीटर। अब बेटा हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है, हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है फ्रॉम 0 मीटर टू 2 मीटर। तो बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस इक्वेशन के बेस पे लगेगा तो जैसे ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आएगा तो ऑब्जेक्ट का बेटा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो बेटा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग वैल्यू पर आपको फोर्स की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, आपको फोर्स की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो बेटा आप चेक करते हैं यहाँ पर कैसे आप यहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट कर पाओगे। तो बेटा सबसे पहले इन टाइप्स के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्मॉल वर्क डन का फार्मूला यहाँ लिखोगे। स्मॉल वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 0। आप चेक कर सकते हो बेटा यहाँ पर फोर्स आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, बेटा फोर्स आपका x पे डिपेंड कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है आप चेक कर सकते हो। बेटा यहाँ पर फोर्स आपका अलोंग x एक्सिस अप्लीकेबल है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर फोर्स इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस मिलेगा आपको, क्योंकि फोर्स आपका x पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने यहाँ पर अपने आप एज्यूम कर लिया कि अगर फोर्स की इक्वेशन में बेटा x फैक्टर है तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन बेटा x एक्सिस के अलोंग होगी। तो आप चेक कर सकते हो कि फोर्स अगर x एक्सिस के अलोंग है बेटा यहाँ पर, तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के ऊपर ही निकालना है फ्रॉम 0 मीटर टू 2 मीटर। तो यहाँ पर बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या होगा, दैट इज 0 डिग्री। तो बेटा DW का मीनिंग क्या है, DW का मीनिंग स्मॉल वर्क डन। तो बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 0 टू 2 मीटर को हमें dx1 dx2 करके dxn तक लेके जाना है और इस टोटल वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इट इज इक्वल टू 2 मीटर। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा कि यहाँ पर हमें 0 मीटर टू 2 मीटर चलना है
और हमने अपने 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो बेटा dx1 dx2, बेटा इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स का सम क्या होगा, सम इक्वल टू 2 मीटर, सम इक्वल टू 2 मीटर। तो हमने क्या किया, हमने डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब चेक करो, अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन लेंगे तो वर्क डन की वैल्यू कैसे आएगी, स्मॉल आएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर dx का मीनिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इस डिस्प्लेसमेंट पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आपकी F है। सो F इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0। तो बेटा अब अगर हमें कंप्लीट यहाँ वर्क डन निकालना है तो हम लगाएंगे इंटीग्रेशन। नाउ पुट इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, पुट इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। अब बेटा इंटीग्रेशन तो आपने लगा दिया, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आपका वर्क डन स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ पर कंप्लीट होगा। तो बेटा अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बेटा फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। तो बेटा वहाँ पर हमें वर्क डन की वैल्यू 0 मिलेगी। और बेटा जब x की वैल्यू बेटा आपकी 2 मीटर हो जाएगी तो हमें नई फोर्स की वैल्यू मिलेगी, हमें नॉन ज़ीरो फोर्स मिलेगा। तो बेटा वहाँ पर आपको डेफिनेट वर्क डन मिलेगा, तो वो वैल्यू आपकी W हो जाएगी। तो बेटा हमें वर्क डन की 2 वैल्यू मिलेंगी। दैट इज़ इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा, जब तक ऑब्जेक्ट आपका नहीं चलेगा तो बेटा वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0। और जब ऑब्जेक्ट हमारा अपने डेस्टिनेशन पर आ जाएगा बेटा, डेस्टिनेशन पर आने के बाद हमारा नेट वर्क डन क्या होगा, दैट इज W। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, 0 का मीनिंग, 0 वर्क डन का मीनिंग दैट इज इनिशियल वैल्यू ऑफ वर्क डन। ये आपको कहाँ मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में नहीं होगा। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट आपका डेस्टिनेशन पर आ जाएगा तो वहां तक हमने कितना वर्क डन किया है बेटा, वो वैल्यू आपकी W हो जाएगी। तो अब चेक करो यहाँ पर, इसी टाइप से चेक करो इंटीग्रेशन यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट बेटा आपका रेस्ट पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वैल्यू 0 है। और बेटा हमें कहाँ तक जाना है, हमें 2 मीटर तक जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट की फाइनल वैल्यू बेटा 2 मीटर हो जाएगी। तो बेटा इंटीग्रेशन के अंदर आपको लिमिट भी पुट करनी आनी चाहिए। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं कि जहां से हम चले हैं वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था इनिशियल, और जहां तक हमें जाना है वहां तक हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज 2 मीटर। तो बेटा अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर इंटीग्रेशन वर्क के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर बेटा वर्क की पावर क्या लोगे, 0 है। अंडरस्टूड है, अगर वर्क नहीं है तो यहाँ पावर क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ चेक करो, यहाँ पर आप फोर्स की वैल्यू पुट करो, फोर्स की वैल्यू क्या है, x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। तो बेटा यहाँ चेक करो, वर्क की पावर 0, तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लिमिट क्या है 0 टू W। बेटा यहाँ बोलो, यहाँ सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा, लिमिट बाद में पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करो, x² का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, बोलो बेटा क्या आंसर आएगा, x² का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, x³ अपॉन 3। इसी टाइप से यहाँ x की पावर 1 है तो x1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस, बेटा जहाँ नंबर होगा तो वहाँ पर हमें x की पावर 0 एज्यूम करनी है। तो यहाँ पर 1 इंटू x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। बेटा लिमिट बोलो, लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट हम रखेंगे 0 टू 2, लिमिट हमारी होगी 0 टू 2। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, अब चेक कर सकते हो इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, इंटीग्रेशन अभी आपका कंप्लीट हो चुका है, लिमिट को हमें पुट करना है। तो बेटा इंटीग्रेशन तो हो चुका है बट अभी तक हमने लिमिट को पुट नहीं किया है। तो बेटा अब यहाँ पर लिमिट को अब हमें पुट करना है। लिमिट बेटा कैसे पुट होंगी, बेटा ये जिस वेरिएबल की यूनिट है, ये जिस वेरिएबल की लिमिट है, तो बेटा ये लिमिट जिस वेरिएबल की हैं ये उसी को रिप्लेस करेंगी। तो आप चेक करो, ये आपका सिंबल क्या है, इट इज वर्क डन, इट इज W। तो बेटा W हमेशा वर्क डन को ही रिप्लेस करेगा। तो सबसे पहले अपर लिमिट किसको रिप्लेस करेगी, वर्क डन को रिप्लेस करेगी। तो बेटा यहाँ क्या आंसर आएगा, W
0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा अब वर्क डन को रिप्लेस कौन करेगा, इसकी इनिशियल वैल्यू वर्क डन को रिप्लेस करेगी। तो बेटा आप चेक करो कि अब लोअर लिमिट वर्क डन को रिप्लेस करेगी। सबसे पहले अपर लिमिट वर्क डन को रिप्लेस करेगी, फिर माइनस साइन लगाओगे और फिर लोअर लिमिट बेटा वर्क डन को रिप्लेस करेगी। तो तरीका ये है बेटा कि लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हो कि हमेशा आप ये चेक करना है आपको कि लिमिट्स किस वेरिएबल की हैं। अगर ये लिमिट्स आपकी वर्क डन की हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट वर्क डन को रिप्लेस करेगी, फिर माइनस साइन लगाओगे, फिर लोअर लिमिट बेटा वर्क डन को रिप्लेस करेगी। तो अब यहाँ क्या आएगा, 0 पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू, अब चेक करो बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है। तो सबसे पहले अपर लिमिट डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करेगी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 2 पावर 3 अपॉन 3। बेटा नंबर्स एज इट इज रहेंगे, पावर एज इट इज रहेगी, सिर्फ हमें x को रिप्लेस करना है 2 से और फिर x को रिप्लेस करना है 0 से। तो बेटा अगर आप 0 से रिप्लेस करोगे आंसर 0 ही आएगा। तो 0 वाला फिगर मैं यहाँ नहीं लिख रहा, 0 वाली लोअर लिमिट में यहाँ पर पुट नहीं कर रहा, अंडरस्टूड है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप रखोगे तो आपका स्पेस यहाँ पर वेस्ट होगा। तो आप चेक करते हैं, अपर लिमिट रखी हमने -0, चलो रख लो, क्लैरिटी आ जाएगी बेटा। देन अब प्लस 2 पावर 2 अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, देन नेक्स्ट प्लस 2 पावर 1 अपॉन 1 माइनस 0 पावर 1 अपॉन 1। तो बेटा आप चेक कर सकते हो आपका क्या आंसर आया, आप चेक कर सकते हो आपका क्या आंसर आया बेटा वर्क डन का, आप चेक कर सकते हो। नाउ वर्क डन is equal to, now work done is equal to 8 upon 3 plus 4 upon 2 and plus 2। तो बेटा 8 upon 3 plus 4, और आप अगर एलसीएम लोगे बेटा तो 8 plus 12 इट इज 20/3 जूल। तो बेटा आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है बेटा। आंसर आप चेक कर सकते हो, 8 अपॉन 3 प्लस 4, और आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया और आपका आंसर आ चुका है बेटा 20। आपका बेटा आंसर आ चुका है 20/3 जूल। तो बेटा इस टाइप से हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं व्हेन एवर फोर्स इज वेरिएबल इन नेचर। तो बेटा इंटीग्रेशन कब लगेगा, जब फोर्स की वैल्यू वेरिएबल होगी, जब फोर्स की वैल्यू हमें वेरिएबल गिवन होगी। तो इस टाइप से बेटा हम इंटीग्रेशन को यूज कर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा अब हमें चेक करना है कि फोर्स का ग्राफ कैसा आएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो अभी हम चेक करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। तो ग्राफ के थ्रू हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो चेक करते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। यहाँ बेटा फोर्स है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा अगर हमें इस टाइप से ट्रायंगल गिवन हो, अगर हमें बेटा इस टाइप से ट्रायंगल गिवन हो और हमें यहाँ फोर्स की वैल्यू गिवन हो 10 न्यूटन और हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन हो 10 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर। तो बेटा अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करके वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा चेक करो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आएगा, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा आप चेक कर सकते हो, हाफ बोलो बेस क्या आपके पास, बेटा बेस क्या आपके पास, दैट इज 10 इंटू हाइट, बोलो हाइट क्या बेटा आपकी 10। नाउ इट इज हाफ इंटू 100 आ जाएगा, और बेटा 100 को अगर आप 2 से कैंसिल करोगे, नाउ इट इज
50, now it is 50 Newton meter, or you can say that it is 50 जूल, it is 50 जूल। तो बेटा ये आपको फाइंड आउट करना है, बेटा ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपका आंसर किस टाइप से आएगा, ये आपको अपने आप चेक करना है। आप चेक करो कि यहाँ पर अगर हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में अगर ट्रायंगल गिवन है तो बेटा ट्रायंगल का एरिया अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो बेटा एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस दैट इज डिस्प्लेसमेंट इंटू हाइट दैट इज फोर्स। अब चेक करो बेटा 1/2 आपका यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। एस की बोलो बेटा यूनिट क्या होगी, मीटर, और फोर्स की यूनिट बोलो बेटा क्या होगी, न्यूटन। तो अब एरिया बेटा किसकी यूनिट कैरी कर रहा है, एरिया बेटा वर्क डन की यूनिट कैरी कर रहा है। बेटा वर्क डन की यूनिट क्या होती है, ऐसा ही सिस्टम है, न्यूटन इंटू मीटर, और 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू जूल। तो यहाँ पर बेटा एरिया इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको, एरिया इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको वर्क डन के इक्वल वैल्यू दे रहा है। तो आप चेक कर सकते हो, दिस एरिया विल रिप्रेजेंट वर्क डन बाय गिवन फोर्स। तो बेटा यहाँ पर जो एरिया है वो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर अप टू 10 मीटर कितना वर्क डन हुआ है थ्रू गिवन फोर्स। तो बेटा यहाँ पर जो एरिया है वो यूनिट कैरी कर रहा है वर्क डन की, तो यहाँ पर एरिया आपका वर्क डन के इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पर एरिया आपका वर्क डन के इक्विवेलेंट होगा। तो अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है, ध्यान से बेटा ये चेक करना है कि यहाँ पर एरिया हमें कैसे लेना होता है। तो आपको एरिया लेना आ जाएगा तो कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है, और एरिया लेने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट, तो बेटा इसी टाइप से अगर आपको नंबर 2, अगर इसी टाइप से आपको ग्राफ बेटा इस टाइप से गिवन हो तो भी आप नेट वर्क डन बेटा फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको -5 न्यूटन गिवन है, यहाँ पर आपको 10 न्यूटन गिवन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ वैल्यू आपकी 5 मीटर है, यहाँ 10 मीटर और यहाँ पर 15 मीटर है। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें एरिया अंडर द लाइन यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो पिक्चर बनी है, यहाँ पर इस पिक्चर ने कितना एरिया कवर किया है। और बेटा ये एरिया जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपको वर्क डन की वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी, वर्क डन का आंसर अपने आप ही आ जाएगा, वर्क डन का आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगा। तो आप चेक करो, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा ये वाला एरिया, नाउ एरिया नंबर 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन एरिया नंबर 2। आप चेक करो बेटा एरिया नंबर 2, फोर्स आपका -5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ बनेगा बेटा, यहाँ पर जो लेंथ बनेगी इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की वो बनेगी -5 न्यूटन, और बेटा ब्रेड्थ बनेगी 10 to 15, नाउ इट इज़ 5 मीटर। तो बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ से हमें यहाँ पर एरिया मिलेगा, तो क्या आंसर आएगा, -5 इंटू 5। नाउ A2 बोलो बेटा -25, और यहाँ चेक करो इट इज़ 50। तो बेटा टोटल एरिया कवर्ड कैसे निकालोगे, A1 प्लस A2, इट इज़ 50 -25, now it is 25. Now this area is equivalent to work done. This area is equivalent to work done. Now it is 25 joule. Now it is 25 joule. तो बेटा आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है बेटा। इस टाइप से अगर हमें ग्राफिकल फॉर्म में
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की पिक्चर गिवन हो तो हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करके वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करके वर्क डन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन in terms of area under any line in force displacement graph, in force displacement graph। तो बेटा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम एरिया फाइंड आउट करके वर्क डन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा अब हमारे पास कंप्लीट आइडिया आ चुका है कि वर्क डन के अंदर अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो तो हमें वैल्यू कैसे निकालनी है वर्क डन की, और अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हमें वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो बेटा इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है। और नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास डिस्कशन का, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जिनके थ्रू आपको वर्क डन अलग अलग पाथ पर सेम मिलेगा। तो बेटा पाथ का डिज़ाइन अलग हो सकता है, पाथ की शेप अलग हो सकती है, बट अलग अलग पाथ पर अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम होंगे तो वर्क डन की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो बेटा मैंने आपको ये बताया है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा वो फोर्सेस होते हैं जिनके थ्रू हमें अलग अलग पाथ पर वर्क डन की वैल्यू सेम मिलती है। इसका मीनिंग पाथ का डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, पाथ की शेप कुछ भी हो सकती है, बट पाथ के ऊपर इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन अगर सेम होगी तो बेटा पाथ की शेप या पाथ का डिज़ाइन मैटर नहीं करेगा। इसका मीनिंग अगर हमें ए से बी जाना है तो अगर हमारा ये पाथ है ए से बी जाने का, और ए से बी जाने का हमारा एक ये पाथ है, और ए से बी जाने का बेटा हमारे पास एक ये पाथ है, तो नंबर 1 पाथ, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो बेटा इन तीनों केसेस में जो फोर्स हमें वर्क डन की वैल्यू सेम देगा तो बेटा वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपकी वर्क डन की वैल्यू तीनों केसेस में सेम आती है, ये बेटा इनिशियल पॉइंट है और ये है फाइनल पॉइंट। आप चेक कर सकते हो तीनों पाथ के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बेटा सेम है, आइडेंटिकल है। तो बेटा अगर इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और डेस्टिनेशन पॉइंट आपका अगर तीनों पाथ के लिए आइडेंटिकल है, तो अगर तीनों पाथ के लिए ये दोनों पॉइंट आपके सिमिलर हैं तो बेटा उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर कोई फोर्स यहाँ पर हमें वर्क डन की वैल्यू सेम देगा, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, तो बेटा उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम उस फोर्स का नेम क्या रखेंगे, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब बेटा जो फोर्स हमें तीनों पाथ में वर्क डन की वैल्यू अलग अलग देगा तो वहां पर उस फोर्स का नेम हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स W1 नॉट इक्वल टू W2, W2 नॉट इक्वल टू W3। तो बेटा ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है और बेटा ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। तो इस टाइप से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, ये कैसे वर्क डन की वैल्यू सेम रखते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं बेटा।